नमस्कार, 5 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और इस वक्त प्रधानमंत्री का सीधा रुख करते हैं जो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं अपने यूरोपीय दौरे के दौरान। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधों में निकटता ला पाए हैं और उन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को जो आज
3 देशों के यूरोपीय दौरे के दौरान डेनमार्क पहुंचे हैं और डेनमार्क में वहां वो संबोधित कर रहे थे। उनकी मुलाकात वहां के कुछ अहम व्यवसायी से भी होने वाली है। आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस पर वो रोशनी डाल रहे थे। और चलिए अब रुक करते हैं राजस्थान की बड़ी खबर का। जोधपुर में कल और आज हिंसक झड़पों के बाद रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हेलीकॉप्टर से तुरंत जोधपुर पहुंचने को कहा है। जोधपुर में झंडा फहराने को लेकर कल एक विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद आज भी सुबह नमाज के बाद कई जगहों पर हिंसा होती हुई नजर आई। जोधपुर के जालोरी गेट, शनिचर जी का स्थान, कबूतर चौक और ईदगाह समेत 5 जगहों पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। जालोरी गेट वही इलाका है जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। पुलिस कर्मियों से भी मारपीट की खबरें आई हैं। एक समुदाय के कुछ लोग करीब 15 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने मारपीट की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठी चार्ज भी किया है। जोधपुर में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि वहां पर शांति बहाल रहे और पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार गश्त भी कर रही है। जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी आज हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया। चलिए इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, अभी वहां पर ये जो इलाके खास तौर पर जहां पर हिंसा की खबरें आई थी, उन इलाकों में स्थिति कैसी है और सरकार और प्रशासन इस सब से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है? जी हाँ, पूछ रही थी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी, तो अंजलि, जैसे आप बता रही थी कि यहाँ पर सुबह से 5 जगह झड़पें हुई है, उसके बाद में कर्फ्यू लगा दी गई है और गजेंद्र शेखावत जो यहाँ के एमपी है, उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक हाई लेवल टीम को भेज दिया है जोधपुर, क्योंकि वो उनका गृह जिला है। लेकिन साफ है कि जो बीजेपी के आरोप है, काफी सीरियस आरोप है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स सड़कों पे दौड़ रहे थे, लोगों के घर में घुस के उन्होंने मारपीट करी है, इनोसेंट लोगों को मारपीट के साथ मारपीट करा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जिसने भी इस तरह से किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के पास अहम सबूत भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, तो लगता है कि उस तरह की कार्रवाई होगी। अब फिलहाल तो कोई अरेस्ट नहीं किए गए, लेकिन लग रहा है कि वो अरेस्ट होंगे और कार्रवाई भी होगी। लेकिन साफ है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर वो कह सकते हैं कि हुआ है, क्योंकि जब परशुराम जयंती, ईद और अक्षय तृतीया सब आसपास एक साथ ही हो रही थी, तो सतर्क रहना चाहिए था प्रशासन को, पुलिस को। तो कई सवाल इसमें उठ रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 1 महीने में इस तरह से उपद्रव हुआ है, पहले करौली, फिर राजगढ़, फिर यहाँ पर जोधपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो एक एम्बैरेसमेंट हो गया है गहलोत सरकार के लिए। तो लगता है कि इसको लेकर अब राजनीति यहाँ राजस्थान में जरूर करना है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी हर्षा हमें बता रही थी कि स्थिति इस वक्त काबू में तो है, लेकिन सवाल जरूर उठते हैं कि इस दिन के बारे में कि 2 समुदाय के 2 त्योहार एक ही वक्त पर पड़ रहे हैं, 2 नहीं बल्कि 3, तो ऐसे में आखिर क्यों नहीं सुरक्षा बेहतर की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि उपद्रवियों की उनसे सख्ती से ही निपटा जाएगा। और वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि करौली और जोधपुर की ये घटनाएं उन्हीं की इस तुष्टीकरण का नतीजा है। मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल
हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। मेरा प्रश्न ये है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहाँ से एक राय होकर के निकलने के बाद में शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं, पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद ले चलेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन, जहां पर कर्फ्यू के बीच मनाई जा रही है ईद। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भी ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान लोगों से घर में ही त्योहार मनाने की अपील की गई है। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी और उसके बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। तब से 14 अप्रैल से स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील भले ही दे रहा है, लेकिन आज 24 घंटे का कर्फ्यू लागू है। खरगोन में शार्दुल बेग तरबूज का ठेला लगाते थे। प्रशासन ने घर का हिस्सा तोड़ दिया, साथ में मवेशी खुले छूट गए। उनके घर में 4 बच्चे हैं, लेकिन ईद के दिन किसी के पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं। किसी तरह की सिवाई बन गई है किसी तरीके से, और इंतजार अब यह है कि इंसाफ हो और मुआवजा मिले। खरगोन में ईद के दिन शार्दुल्ला बेग जी के घर में अगर कुछ रंग बिरंगा है तो ये तिरपाल है, जिससे किसी तरह उनके घर का एक हिस्सा ढहा हुआ है। शार्दुल्ला जी बताते हैं कि अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, अगर आप सामने दिखा पाएँ, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है वहाँ तक पहले ही 2021 में निशान लगाया हुआ था। वो निशान देखिए आप, ईंट से लाल रंग से, और उसके बाद अभी पुलिस की गाड़ियों की आप आवाज़ सुन सकते हैं जो इस इलाके से अभी भी गुजर रही हैं ईद के दिन में। और उसके बाद वो अतिक्रमण तोड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद कि इस बार ना FIR में इनका नाम था ना कुछ, ये बेचारे खरबूज की रेहड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। 4 बच्चों का परिवार है, इसके बावजूद ये जो
इनके घर का पूरा हिस्सा था जिसमें इनका कुछ सामान, राशन का, कुछ पंखे और ये सारी तमाम चीज़ें थी, उसको ढहा दिया गया। अब ऐसे में ईद के दिन आप इन बच्चों को देख सकते हैं। अमूमन अगर आपने प्रेमचंद को पढ़ा होगा, ईदगाह पढ़ा होगा, तो कितनी खुशियाँ होती हैं कि नए नए कपड़े पहनने की, लेकिन इन बच्चों के पास कोई नए कपड़े नहीं हैं। ऐसा क्यों शार्दुल्ला जी? ईद के दिन आज बच्चे आप लोग सब मायूस दिख रहे हैं, कोई नए कपड़े नहीं, कोई खुशी नहीं। सर मेरा तो परिवार ही पूरा ख़त्म कर दिया गया, मेरा जो रोजगार था वो भी पूरा ख़त्म कर दिया गया। सर मेरे मवेशियों को पुलिस प्रशासन ने भगा दिया गया, छोड़ दिया गया। मुझे टाइम नहीं दिया कि सर मैं इन जानवरों को वहाँ बांध दूँ। सर मैं 65,000 रुपये की भैंस थी मेरे पास, 2 गायें थी, उनके बच्चे थे, 3 बकरियाँ थी मेरे पास, एक कुर्बानी बकरा था जो 18 से 20,000 रुपये का था। सर मेरे मवेशी जिससे मेरा गुजर बसर घर का होता था, सर वो 15 दिन कर्फ्यू हो गया। पुलिस प्रशासन ने उसको जब अतिक्रमण वाले तोड़ने आए थे, सर मैंने कहा कि आप मेरे को आधे घंटे का टाइम दें, मैं अपने मवेशियों को वहाँ बांध दूँ। मुझे नहीं मारा गया, मुझे डंडा मार के बाहर कर दिया गया और मेरे मकान को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सर मुझे 2021 में चिन्हित कर दिया गया था कि आपकी जगह यहाँ तक है। मैंने कहा जी श्रीमान जी ये जगह यहाँ तक है, ठीक है। उसके बावजूद भी सर उन्होंने फिर मेरा तोड़ दिया गया। मैंने मना भी करा कि सर आप ही ने ये निशान लगाया था यहाँ तक, फिर आप इसको क्यों तोड़ा? गुजर बसर कैसे चल रही है? आप ठेला लगाते थे तरबूज का? तरबूज का ठेला लगाते थे, तरबूज लगाते थे। मैं 1 गाड़ी तरबूज लेके आया था जो करीबन 70 से 80,000 रुपये का था। वो भी सब चला गया सर, वो सब पुलिस वाले उठा के ले गए। कोई प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा नहीं। 15 दिन हो गए, लेकिन 15 दिन आपकी आंखों में आंसू देख सर, ईद के दिन मेरी आंखों में आंसू है क्योंकि मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया गया, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया और मुझे दंगाई घोषित कर दे। सर यहाँ पर तो सारे मुस्लिम समाज रहता है, सर कहाँ के दंगा होगा? सर ये तो एक सरासर नाइंसाफी है सर हमारे साथ। ईद के दिन आप इस परिवार की व्यथा देख ही रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। 15 दिन से इनका जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो इनको सामाजिक तौर पर इनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं और शायद अगर सरकार हमारी आवाज़ सुने तो इस इलाके में अगर वो आगे तक जा रही है तो इनके घर में भी आए, इनकी व्यथा देखें। आज के दिन हम इनको अपनी ओर से क्या दे सकते हैं सिवाय शार्दुल भाई, कम से कम अगर आप चाहें तो मैं आपसे गले मिलकर ईद मुबारक तो आपको दे ही सकता हूँ। उधर आज ईद के साथ साथ अक्षय तृतीया भी है जो काफी शुभ माना जाता है और इस दिन बड़ी संख्या में शादियां भी होती हैं। लेकिन खरगोन में इस तरह के आयोजनों पर फिलहाल रोक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों को शादी के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने ऐसे ही एक परिवार से बात की। खरगोन शहर में कर्फ्यू की वजह से कुछ लोग ईद नहीं मना पाए, तो अक्षय तृतीया जो काफ़ी शुभ मुहूर्त माना जाता है हिंदुओं में, चाहे कोई नया निवेश हो या फिर शादी विवाह का कार्यक्रम हो, ऐसे ही कनौजे परिवार जो खरगोन से बाहर आए हैं। सर अपना पूरा नाम बता देंगे? मेरा बद्रीलाल कनौजे हैं, सहायक शिक्षक रायपुरा में पदासो मिडिल स्कूल में। अच्छा। और मेरी बिटिया की शादी हो रही है। तो खरगोन में बुकिंग वगैरह होगी आपकी? हाँ खरगोन में बुकिंग करी थी, उसमें गार्डन में हमारा, तो वहाँ पर ये कर्फ्यू की वजह से हम वहाँ नहीं कर पाए और हमको यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन आने जाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं? पास वगैरह मिला प्रशासन से? नहीं, हाँ धीरे धीरे आ गए हम। 2-3 दिन पहले आना पड़ा हमको। अच्छा। यहाँ पे 3 दिन पहले आना पड़ा। परेशानी आने जाने की वजह होने से हमको यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम करना पड़ा। और कुछ खर्चा वगैरह भी बढ़ गया होगा? वहाँ खर्चा तो नहीं, सेम है। जैसे हमारे हम गुरुदेव से हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ा। गाँव वगैरह से जो आने वाले, हाँ ये तो आने वाले हैं, हमारे मेहमान आने वाले थे, उनको परेशानी आई। मतलब बुकिंग वगैरह वहाँ जो पैसा बुकिंग करने में भी परेशानी आई जरा। वो हमारे जो पहले बुकिंग करे हुए थे, हमारे 2 महीने पहले बुकिंग कर देते हैं, वो वापस कैंसिल करना पड़ा और शादी तो सब चले गए, अब वापस नए सिरे से फिर करना पड़ा। इस प्रकार मतलब हमको नए सिरे से करा, पर शांति संपन्न हो गया कार्यक्रम। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से। ठीक, धन्यवाद सर। और इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लाउडस्पीकर विवाद की दिल्ली में कैसे हुई एंट्री की आपको बताएंगे।
आप सभी को ईद मुबारक, बरकत हो, देश में पूरे बरकत हो। देश और दुनिया भर में आज ईद मनाई जा रही है और ईद के मौके पर राजधानी दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। यहां बड़ी मस्जिदों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। दरअसल हनुमान जयंती में हुई हिंसा के बाद ईद के मौके पर जहांगीरपुरी में भाईचारे के साथ हालांकि ईद मनाई जा रही है। बुलडोजर ने जिनकी रेहड़ी तोड़ दी थी वो भी सबके साथ मिलकर ईद मना रहे हैं। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जहांगीरपुरी की गलियों का जायजा ले रहे हैं। हम ठीक उस जगह हैं जहां पर हनुमान जयंती के रोज हिंसा हुई थी, हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा। लेकिन एक महीने भी नहीं गुजरे हैं, ईद का त्यौहार है और पूरी तरीके से यहाँ शांति है। पुलिस तो मौजूद है लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर शांति के साथ ईद मना रहे हैं। ये गली देखिए, इस गली में हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। यहाँ दुकानें हिंदुओं की भी हैं और मुसलमानों की भी हैं और ईद के त्यौहार में सब मिलजुल कर एक साथ गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि पूरे इलाके में, देश में अमन और शांति बनी रहे। हम आपको दिखाते हैं कि ये अभी यहाँ पर, जहाँ पर उस मेन रोड पर जहाँ से वो यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा, और वो आप देख सकते हैं मस्जिद है जहाँ से आरोप है कि पत्थरबाजी हुई और ठीक 50 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है और मंदिर और मस्जिद के बीच भले ही फासला थोड़ा हो लेकिन हिंदू मुसलमानों के दिलों में यहाँ पर कोई फासला नहीं है। सब शांति के साथ खुश हैं, एक दूसरों को बधाई दे रहे हैं, ईद की बधाई दे रहे हैं और अमन चैन की दुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पुलिस ने अभी बैरिकेडिंग कर रखी है, आपको मस्जिद नज़र आएगी और यहीं पर दुकानों पर बुलडोज़र चला था। तो ये तस्वीर है जहांगीरपुरी की जहाँ पर पूरी शांति है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग हैं आसपास के, वो शांति से रहना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ पर नए नए पकवान हैं जो बन रहे हैं और पकोड़े बन रहे हैं। खुश हैं आज? आपका नाम क्या है? सोनू नाम है। सोनू, हिंदू हो? और यहाँ पर आपकी दुकान में तो आज मुसलमान बहुत आ रहे हैं। सारे मुसलमान ही आते हैं हमारी दुकान। सारी दुकान में मुसलमान ही आते हैं? टोटली, हाँ। बिल्कुल शांति के साथ? बिल्कुल शांति से रोज रोजे की दुकानदारी करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो सोचिए, जहांगीरपुरी में सोनू हिंदू हैं और उनके सारे खरीदार मुसलमान, और यही तस्वीर है, यही असली हिंदुस्तान है। सोनू, यहाँ पर इफ्तार आप ही खुलवाते हैं लोगों का? जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन के अगले दिन ही मैंने रेडी लगा दी थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तो रोज दुकानदारी कर, रोजे वाले रोज आते हैं, रोज खाते हैं। रोज वाले रोज आते हैं और रोज खाते हैं। ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं कि नहीं आप? हाँ, सभी को ईद की मुबारक हो, मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से। यहाँ सब अमन चैन से रह रहे हैं। तो आप देखिए, सोनू यहाँ पर हिंदू हैं, उनकी ये दुकान है, ब्रेड पकोड़े बनाते हैं और बता रहे हैं कि वो लोगों का रोज़ा खुलवाते हैं हर रोज़। तो यही खूबसूरती है, वो हिंदुस्तान जो हमें देखना चाहिए, ना कि वो हिंदुस्तान जहाँ पर पत्थरबाजी हो। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। नए भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री भी उस नए भारत की बात करते हैं जर्मनी से, और जब ये तस्वीरें हम देखते हैं तो हमें लगता है वाकई में शायद इन तस्वीरों को जहन में रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल जहांगीरपुरी में हिंदू मुसलमानों का भाईचारा बना हुआ है। भले ही सड़क पर पुलिस हो लेकिन इन गलियों में कोई पुलिस नहीं है। सब शांति के साथ हिंदू मुसलमान ईद का त्यौहार मना रहे हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। एक महीने की इबादत के बाद आज सुबह से ही ईद की रौनक दिख रही है। देश की अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की है। ईद के मौके पर आज सुबह दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़कर अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। रमजान का महीना चांद नजर आने के बाद खत्म होता है। कल देश भर में ईद का चांद देखा गया, उसके बाद आज ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर देश के अलग अलग शहरों में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। और आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां ईद की धूमधाम दिख रही है। यहाँ की जो टीले वाली मस्जिद है, यहाँ नमाज अदा की गई है और इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। यहाँ 2 साल बाद ईद मनाई जा रही है। कोरोना की वजह से बीते 2 साल से यहाँ ईद नहीं मनाई गई थी।
उधर महामारी के चलते 2 साल ईद की रौनक फीकी ही रही, लेकिन इस साल बड़े पैमाने पर यह त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अतीफ हनीफ के घर पहुंचे ये जानने के लिए कि इस साल की जो ईद है वो बीते 2 सालों की ईद से किस तरह अलग होगी। ईद का मौका है, 2 साल बाद हम लोग खुलकर मना पा रहे हैं क्योंकि कोविड का पैंडेमिक था, हम सब ने बहुत नुकसान झेले, लेकिन ये साल थोड़ा बेहतर है और भगवान करे, अल्लाह करें कि ऐसे ही हो। आज ईद है और आतिफ हनीफ और उनके परिवार ने हमें अपने घर में थोड़ी जगह दी है और हम उनका धन्यवाद भी करेंगे और बहुत अच्छा खाना भी यहाँ बना हुआ है। आतिफ साहब हमारे साथ हैं, ऑथर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, ये ईद कैसे थोड़ी डिफरेंट है पिछले 2 साल के मुकाबले? आलोक भाई, देखिए, सबसे पहले तो डिफरेंट इसलिए क्योंकि कोविड का दौर था और पिछले 2 साल सबने, सारी दुनिया ने, सबने घरों में फेस्टिवल्स हुए, ईद की नमाज भी घर में हुई और इस बार जो है ईदगाह में और तमाम मस्जिदों में नमाज हुई, तो ये सबसे ज़्यादा अहम है। और उसके साथ अफसोस भी है, गम भी है। पिछले 2 सालों में हमने बहुत सारे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और देशवासियों को, तमाम दुनिया भर में लोगों को खोया है, तो उसका अफसोस है। लेकिन क्योंकि ईद है, एक सिलसिला है, दुनिया है, ऐसे ही चलती है, तो जाहिर है ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा। मैम, अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। रिशा। रिशा जी, ये बताइए कि पहली बात तो ये बताइए क्या क्या बनाया है आप? कबाब है, छोले हैं, मुजाफर है, शीर खुरमा है, दही बड़े वगैरह सब अंदर हैं अभी। वो भी अंदर है। ये वो मेरे ख्याल से सूखी सेवई है, उसी को आप? सूखी सेवई, जी, उसी को मुजाफर कहते हैं। जी जी। अच्छा। ये आपसे भी वही सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इस बार व्हाट इज़ डिफरेंट, क्या डिफरेंट है ईद में? बस 2 साल बाद मना रहे हैं इसलिए बहुत खुशी है, लेकिन साथ में जो लोग अपने थे उनके चले जाने का बहुत ज़्यादा गम है। मतलब दिल के एक कोने में उसका तो वो है ही, लेकिन बस ये है कि ज़िंदगी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो जीते जाना है हम सबको ही। बिल्कुल। बेटा, आपका नाम क्या है? आलिया। आलिया जी, अभी जब आप पहले मुझसे इंटरव्यू दे रही थी तो आप कह रही थी आप खुश हैं, आपको जो ईदी मिली है उससे, अभी आपका मन बदल गया कि वही है, कायम है आप अपनी बात पे? खुश हैं? अरे बता दीजिए, खुश हैं? खुश है कि थोड़ा सा और, अभी जब कैमरा बंद हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा और कितना? कोई एस्टिमेट? कुछ जितना मिले उतना। जितना मिले, कोई बात नहीं। बेटा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर मैं अम्मी के पास आना चाहूँगा। अम्मी, आपसे अभी बात तो हो ही रही थी, बस एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, जब आप हमारी उम्र की थी तब की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क आ गया? काफ़ी फ़र्क हो गया। हम लोग अब ये है कि अब माशाल्लाह बफ़े वगैरह हैं, वो सब करती हैं, सब करती हैं, अपने इतनी हिम्मत हो नहीं रही, तो पहले खुद सब करते थे। सो जैसा कि मैंने कहा, हम सब के लिए ये त्यौहार थोड़ा अलग है क्योंकि पिछले 2 साल हम सब ने कोविड में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब उम्मीद यही है, भगवान और अल्लाह से यही प्रार्थना है कि भाई आगे आने वाले समय में कोविड जैसा पैंडमिक या किसी भी तरह का इस तरह का पैंडमिक या इस तरह की तकलीफ़ किसी को ना झेलना पड़े। लेकिन फ़िलहाल ईद यहाँ खुशी से मनाई जा रही है। नमाज भी हुई, हम टीले वाली मस्जिद में गए थे, काफ़ी संख्या में लोग आए और घरों में भी इस बार सही मायने में त्यौहार को मनाया जा रहा है और ये एक अच्छी बात है। और NDTV और इस परिवार की तरफ से भी सबको ईद मुबारक। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर के ईदगाह भाटा पहुंचे और वहां मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर CM बघेल ने सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, सामाजिक समरसता का ये त्यौहार हम सबके जीवन में तरक्की, खुशहाली और अमन शांति लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ।